चलिए तो आज की क्लास में बेसिकली हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में देखेंगे यार, है ना। तो सबको मुझे एक बात बताओ, सबको पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड के बारे में पता है क्या? अच्छा, मैंने ही बता दिया था, है ना, मैंने ही पढ़ा दिया तो, है ना। तो पोलर बॉन्ड क्या होता है? पोलर बॉन्ड वो होता है जहां पे डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहता है। डाइपोल मूवमेंट मैंने आपको सिखाया था, है ना। तो जिसका डाइपोल मूवमेंट रहता है उसको पोलर बॉन्ड बोलते हैं, नहीं तो अपन नॉन पोलर बोलते हैं। अब ये मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, जनरली ऑर्गेनिक में ना कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। आप सबको पता है कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, डबल बनाता है, ट्रिपल बनाता है। तो होता क्या है कि जब एक मॉलिक्यूल एज ए रिएक्टेंट, जब हम कोई केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे ना, तो हमें देखेंगे यार जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ना, इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा जिसकी वजह से एक्टिव होगा। ठीक है, एक्टिव मतलब एक्टिव टुवर्ड्स द रिएक्शन होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के कारण कुछ चीजें नजर आती है जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है ना, दो तरह के होते हैं प्राइमरीली, ऐसे मान के चलिए। ठीक है, एक को बोलते हैं परमानेंट, एक होता है टेम्परेरी। ठीक है, अब परमानेंट में कौन कौन से होते हैं? एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको हम शॉर्टकट में समझेंगे, फिर मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, लास्ट में हाइपर कॉन्जुगेशन। और टेम्परेरी होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट के कारण ना ये चीजें हमें ऑब्जर्व होती हैं। अब ये चीजें क्या होती हैं ये मुझे आपको सिखानी है कि भाई जब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह पे, तो क्या चीजें, क्या चेंजेस आ रहे हैं मॉलिक्यूल में, उससे क्या हमें देखने को मिल रहा है, तो वो हमें सीखना है। ठीक है, तो हम परमानेंट इफेक्ट का मतलब होता है एक बार आ गया तो परमानेंट मॉलिक्यूल में रहेगा वो। टेम्परेरी में रहेगा कि वो सर्टेन टाइम तक रहेगा, फिर जब किसी मॉलिक्यूल के इन्फ्लुएंस में आया, लेट्स से कि मैं रिएक्टेंट टू मैं किसी के इन्फ्लुएंस में आया, तो मेरे अंदर वो इफेक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन जब मैं नहीं हूं किसी के इन्फ्लुएंस में तो इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा टेम्परेरी इफेक्ट रहेगा। सो जस्ट राइट दिस वन, देन आई विल स्टार्ट इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, किसके पास जाके तो उसके पास में गया मैं कभी भी। चलिए तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां से। हाँ जी बेटा, यस बेटा, क्या कह रहे हो? ओके, सो नाउ आई थिंक आई कैन स्टार्ट ना। ठीक है, तो यहाँ से क्या बोल रहे हो बेटा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इलेक्ट्रोमैरिक लिखा था, इलेक्ट्रोमैरिक यदि वो पूछ रहे हो तो। ओके सर। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं बेटा इंडक्टिव इफेक्ट। थोड़ा शॉर्टकट में पढ़ेंगे क्योंकि हम पे टाइम कम है अगेन। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है सब लोग ध्यान से देखेंगे। तो देखो मान लो, यस बेटा, सर एक बार प्रीवियस वाली स्लाइड दिखा दो। ये ले लड़की, जल्दी से लिख ले, इसमें कुछ है नहीं है, तो आउटलाइन है, क्या पढ़ने वाले हैं उसकी आउटलाइन, है ना। चलिए, तो प्राइमरीली यहीं से क्लास स्टार्ट हो रही है। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है सबसे पहले अपन ये सीख रहे हैं यार, सब लोग ध्यान से देखेंगे। तो है क्या, मान लो आपके पास एक कार्बन की सिंगल बॉन्डेड चेन, लेट्स से कि आपके पास एक कार्बन, ऐसे सिंगल बॉन्डेड कार्बन की चेन है, ऐसे सिंगल बॉन्डेड कार्बन की चेन है। अब एक बताओ, यदि मैं किसी भी बॉन्ड को यहाँ पे कंसीडर करूं, मतलब किसी भी सिंगल बॉन्ड को, तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, ठीक है, इन दोनों में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है ना भाई, सही है। तो ये सारे बॉन्ड कैसे रहेंगे? नॉन पोलर, मतलब ना तो कहीं पे आप प्लस देखोगे, ना तो आप कहीं पे क्या देखोगे, माइनस। तो ये कैसी चेन है? ये अनपोलराइज्ड चेन है, ये कार्बन की अनपोलराइज्ड चेन है ये, सही बात है। अच्छा, मान लो मैं क्या करूं कि इस चेन में, सेम चेन में, ठीक है, मान लो मैं कोई एक्स एटम जोड़ देता हूं। क्या जोड़ दिया मैंने? एक्स एटम। और खास बात क्या है? खास बात है कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स, यू कैन से, ठीक है, क्या कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन कार्बन।
कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जोड़ दिया तो क्या होगा, कोई बताएगा मुझे आपने? यदि X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है तो क्या होगा, बताइए? पोलराइज चेन बनेगी। पोलराइज चेन बनेगी। कैसे बनेगी? कि X पर नेगेटिव आने लगेगा भाई, और इस पर क्या आने लगेगा, पॉजिटिव। जाहिर सी बात है, जब X यदि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो X पर नेगेटिव आने लगेगा, कार्बन पॉजिटिव। अब देखो इस आदमी ने, देखो एक कैसी बात है, जैसे मान लो कि आप सब लोग एक लाइन में बैठे हो, मैंने आपके कान में आके कुछ बात बोल दी, मैंने आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी, कोई भी इन्फॉर्मेशन दी, और आप मान लो हम 20 लोग बैठे, ऐसे 20 लोग बैठे भाई मस्त, तो यहाँ पे मैं बैठा हूँ, मैंने इस आदमी को इन्फॉर्मेशन दी। एक और बताओ, क्या सेम इन्फॉर्मेशन एंड तक आदमी को मिलेगी या मॉडिफाई होके मिलेगी इन्फॉर्मेशन? मॉडिफाई हो गया सर। सही बात है ना। आप भी तो क्लास में ऐसे बुराई करते हो, एक क्लास में बैठे हो तो अरे यार ये तो ये हो गया, गल वाला उसको कुछ और कर देता है, कर देगा करता, एंड में हो सकता है इन्फॉर्मेशन ही बदल गई। आपने बोली थी आज सोमवार है, आपने इन्फॉर्मेशन पास करी आज मंडे, एंड में पता चला इन्फॉर्मेशन ये पास हो रही है क्या संडे है। ऐसा भी हो सकता है, इन्फॉर्मेशन कैन चेंज, राइट? क्योंकि ऐसा ही होता है इन जनरल भी। तो देखो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा कि इस आदमी ने नेगेटिव चार्ज लिया, इस आदमी में पॉजिटिव आया। अब ये आदमी भूखा हो गया तो ये अपने बगल वाले से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये कैसे खींचेगा, ये और हल्की तरीके से इलेक्ट्रॉन खींचेगा भाई। मानते हो कि नहीं मानते, बताओ? जितनी स्पीड से X कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, उतनी स्पीड से ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन तो नहीं खींचेगा ना, थोड़ी कम पावर से खींचेगा। सही बात है, बोलिए सही है? ये बात समझ रहे हो? देखो C और X बॉन्ड इसलिए पोलर हुआ क्योंकि इसका और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। इससे अगला बॉन्ड इसलिए पोलर हो रहा है क्योंकि इस पे प्लस है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से पोलराइज नहीं हो रहा। फिर इससे अगला और हल्का पॉजिटिव हो जाएगा भाई, उससे हल्का और पॉजिटिव हल्का हो जाएगा, ऐसे हल्का हल्का चलता रहेगा, एंड दिस चेन विल बिकम पोलराइज्ड। सही बात है कि नहीं बात है? तो इंडक्टिव इफेक्ट इज नथिंग, इट इज द पोलराइजेशन ऑफ, यू कैन से इट इज द पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्डेड चेन। सिग्मा बॉन्डेड चेन का जो पोलराइजेशन होता है ना बेटा, वही कहलाता है क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये दो तरीके से हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, सोचो कि मैं कोई एटम Y जोड़ दूं भाई, सही है, मैं कोई एटम क्या जोड़ दूं, Y, और मैं लिख दूं कि यार Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस बार कम ले लेते हैं X से, सॉरी कार्बन से, तो क्या होगा, इस बार Y कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन हीरो बनेगा और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। फिर अगले वाले पे और हल्का नेगेटिव, फिर और हल्का नेगेटिव, फिर और हल्का नेगेटिव। तो पोलराइजेशन तो ऐसे भी हो सकता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह से होता है, तो इसको बोलते हैं अपन -I। क्या बोलते हैं अपन इसको? देखो इस पे चार्ज देखो, जो फॉरेन एटम है ना, इस पे भी माइनस है तो -I बोलेंगे, प्लस है तो क्या बोलेंगे अपन, +I। समझ रहे हो? तो दो तरह से पोलराइजेशन होता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट भी दो तरह का होता है, एक होता है +I और एक -I। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले अच्छा एक बात बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन अपनी, जैसे यहां आप बोल रहे हो कि बॉन्ड पोलर हो रहा है, तो क्या इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिटल छोड़ दे रहा है या अपनी ऑर्बिटल में ही है, बताओ? पोलराइजेशन में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल छोड़ता है क्या, यस या नो? नो सर। नो सर। बिल्कुल। देखो यदि इलेक्ट्रॉन छोड़ता है कोई आदमी, जब आप इलेक्ट्रॉन छोड़ता है ना तो आप पूरा प्लस लगाते हो, सही बात नहीं कि आप ऐसे लिखते हो, जब आप पूरा प्लस या माइनस लिखते हो उसका मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ के ही चला गया, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये भी अपने नीट में आ सकता है, इलेक्ट्रॉन नेवर लीव इट्स ऑर्बिटल इंडक्टिव इफेक्ट में। सही बात है। फिर एक इंपॉर्टेंट बात है, ये देखो टेम्परेरी इफेक्ट तो ये, दूसरी बात है इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। कैसे इफेक्ट है ये, डिस्टेंस डिपेंडेंट, क्योंकि धीरे धीरे पोलराइजेशन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। और हम इसको कंसीडर करते हैं अप टू 3 कार्बन, मतलब हम 3 कार्बन तक तो इस इफेक्ट को कंसीडर करते हैं, उसके बाद हम इस इफेक्ट को 0 मान लेते हैं। 3 कार्बन के बाद हम इस इफेक्ट को कंसीडर नहीं करते, 0 मान लेते हैं। ये बात समझ में आ रही है सबको? बोलो बेटा। सर आपने जो ये Y पे डिपेंडेंट वाला, एक एक करके हाँ बताओ बेटा, हाँ बोलो सर डिस्टेंस डिपेंडेंट वाला पॉइंट। बेटा। देख डिस्टेंस डिपेंडेंट का मतलब क्या है लड़की, देख मैंने जितना यहाँ पे पॉजिटिव लिखा, देख मैंने जितना यहाँ पे पॉजिटिव लिखा उससे कम यहाँ पे लिखा, और कम करता जाऊंगा तो थोड़ा तो एंड में आके तो 0 ही दिखने लगेगा ना लगभग। सही है? तो डिस्टेंस डिपेंडेंट है। यदि तू इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे देखी
तो ज्यादा ऑब्जर्व होगा, यहाँ पे देखेगी तो और कम ऑब्जर्व होगा। तो 3 कार्बन तक, मतलब जहां से स्टार्ट हुआ फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो मैं इस इफेक्ट को कंसीडर करूंगा। मतलब जब भी मैं कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ तो 3 कार्बन तक तो मैं मानूंगा कि इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है, उसके बाद मैं मानूंगा ही नहीं कि इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है। समझे? इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिटल नहीं छोड़ता है, इलेक्ट्रॉन यदि अपनी ऑर्बिटल छोड़ देगा तो पूरा प्लस या माइनस आएगा। क्लियर है अभी इतना? सर आपने बताइए ये जो वाई पे सिग्मा प्लस लगाई कैसे आया, माइनस बेटा, भी तो क्योंकि हो वाई की सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मैं कार्बन की ज्यादा है, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन खेच रहा होगा इस बार। अच्छा सही है? ओके सर। सर और इसमें इसलिए देखो हम उल्टा हो रहा है। पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लगाते हैं ना। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? इसलिए पार्शियल लगाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन जस्ट शिफ्ट हो रहा है। जो इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे एच और, जैसे एक बात बताओ, एक बार सुनना मेरी बात, जैसे H और Cl के बीच में बॉन्ड होता है तो क्या होती है प्रोमिस कि ये अपना इलेक्ट्रॉन ये अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी Cl की ज्यादा, इसलिए इसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन। Cl के पास जाता नहीं थी, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो Cl माइनस हो जाएगा, H प्लस हो जाएगा। वैसा नहीं होता पोलराइजेशन में, वैसा आयोनाइजेशन में होता है। आयोनाइजेशन और पोलराइजेशन दोनों में अंतर होता है। आयोनाइजेशन में तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाता है। सही बात है? अभी क्लियर है सबको? यस बताइए। सर। ठीक है, ये एक बार लिख लीजिए सब लोग, ये कैसा इफेक्ट है, परमानेंट है, ये तो मैं पहले ही लिखवा चुका हूं। ये आपको पता होना चाहिए इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। इसके बाद आपको कुछ ग्रुप्स याद करने हैं, ठीक है? ये सब मैं बिल्कुल नीट स्पेसिफिक होके चल रहा हूं, ठीक है? फटाफट इसको लिख लेंगे, जिसको कोई भी डाउट हो पूछ लेगा फटाक से मुझसे। सर पार्शियल पॉजिटिव एक ही पे ही तो आना चाहिए, पर सर फिर ये सारे कार्बन पे क्यों आया? देख लड़की, मैं ऐसे बताता हूँ, मान ले कि देख तेरे को इसका एग्जांपल देता हूँ जो मैं देना नहीं चाहता, पर ठीक है मैं हमेशा यही एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान ले लड़की, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, कोई यहाँ पे बैठा है, तू नहीं बैठे, कोई और बैठा है, ऐसे लोग बैठे हुए हैं। मैंने, मान लो मैं टीचर हूँ, ये सब स्टूडेंट है, ऐसे मैंने इसको थप्पड़ मारा खींच के, बहुत तेजी से थप्पड़ मारा क्योंकि मैं तो टीचर हूँ। अब इस आदमी को गुस्सा आया, अब एक बार बताइए, वापस तो थप्पड़ नहीं मार सकता। सही बात है कि नहीं बात है? सही बात है। अब इसको Yes, गुस्सा sir. निकालना है, अब इसको गुस्सा निकालना है तो बगल वाले के थप्पड़ मारेगा। तो बताओ, जितना गुस्सा मुझे आ रहा था उतना गुस्सा इस स्टूडेंट को ऐसा तो नहीं हो सकता ना, इसको थोड़ा कम गुस्सा आ रहा होगा ऐसा मान, तो ये इसको हल्का थप्पड़ मारेगा, ये आदमी और हल्का थप्पड़ मारेगा, फिर आदमी हल्का थप्पड़ मारेगा। समझ रही है लड़की? तो देख, जब, सुनना मेरी बात अब, कि जब इस वाले एटम ने, एक्स ने इलेक्ट्रॉन क्यों खींचे? क्योंकि एक्स और कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिव अलग अलग थी। सही बात है? तो इस पे मेरे सर पे प्लस आ गया, ऐसा मान लड़की कि मेरे पे तो भाई प्लस आ गया क्योंकि मेरे पास एक्स ने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, मुझ पे प्लस आ गया। ठीक है, अब मैं एक्स से तो इलेक्ट्रॉन खींच नहीं सकता, मैं किससे खींचूंगा? बगल वाले से। लेकिन बगल वाला तो सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ही है ना लड़की। मेरा जो बगल वाला है वो कौन है? कार्बन है। तो मैं उतनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाऊंगा जितनी स्पीड से कौन खींच रहा था? एक्स। सही बात है? तो यदि मुझ पे जितना प्लस आ रहा है तो मैं बगल वाले पे उतना प्लस नहीं ला पाऊंगा, मैं उससे कम प्लस ला पाऊंगा। अभी समझी लड़की? यस सर, हो गया क्लियर। अभी थप्पड़ वाला एग्जांपल मुझे देना ही पड़ता है। ठीक है, अब बोलोगे सर हम वापस भी तो मार ही सकते हैं, उसमें क्या है? ठीक है, वो भी केस है, ठीक है, पर उसको हम कंसीडर नहीं करना चाहते हैं दिस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, चलो। तो तुम सब लोगों के अलग अलग स्कूल है, तुम सब सेम ही स्कूल के हो जितने भी लोग? अलग अलग? सर डिफरेंट है। डिफरेंट डिफरेंट? यस सर, डिफरेंट। आपस में जानते नहीं हो एक दूसरे को सब लोग? नो सर। अच्छा, सब लोग बोला करो क्लास में। कुछ लोग, यदि आप मुझे बोलोगे तो ही मैं आपको जान पाऊंगा। सोचो मैंने आपको पढ़ाया, आपका नीट निकल गया, फिर आप मुझे कभी मिले तो मैं पहचान तो पहचान नहीं पाऊंगा, पर आपकी आवाज से मैं आपको पहचान सकता हूँ, फिर भी एक पॉसिबिलिटी है। तो सब बात करा करो, जिससे ही तो ऐसा होता है ना, पता चलता है कौन हो आप। तो अभी आपकी क्लास में आइडेंटिटी क्या है? आपका बोलना, ठीक है, आपका रेस्पॉन्स, क्योंकि फोटो तो सिर्फ मेरा ही दिख रहा है यार, समझ रहे हो आप? लेकिन Yes, आपका तो sir. कुछ नहीं दिख रहा। तो आप बात करेंगे तो मैं आपको पहचानूंगा, पहचानने से क्या फायदा होगा? मैं आपको चीजें बताऊंगा, नॉलेज ट्रांसफर करूंगा, तभी तो नॉलेज ट्रांसफर होती है ना यार। कि जब टीचर स्टूडेंट का रिलेशन बहुत अच्छा बनता है तो वो नॉलेज ट्रांसफर हाई होता है। तो आप, कई बार मैं आपको कम भी बताऊंगा तो आप फटाक से समझ जाओ, जो रिलेशन बिल्ड हो जाता है। तो इसलिए रेस्पॉन्स किया करो सब लोग प्रॉपरली। जब मैं बोलूँ क्वेश्चन करे तो क्वेश्चन करो, क्योंकि देखो अपने पास 1 घंटा होता है, राइट? तो हम 3 घंटे वीक में 3 घंटे तो मिलते हैं,
तो वो बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव इन द सेंस जो पढ़ाया जा रहा है आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर छपा होना चाहिए, एकदम कि सवाल आते ही उड़ जाए, नीट में देखते ही टिक 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 ऐसा होना चाहिए। जितना पोर्शन मैं पढ़ा रहा हूँ उतने के सवाल एकदम सही होने चाहिए आप, ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है। तो इनकेस यदि आपको कुछ भी लगता है कि सर इसमें मजा नहीं आ रहा, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करो, तो आई कैन मॉडिफाई और मैं आपको समझाऊं। चलिए अब देखो इसमें क्या याद रखना पड़ता है, इतना लिख लिया सबने? हाँ जी भाई बताओ। Yes, sir. एंड्रिच, ठीक है, ओके। तो देखो अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यार हमें ना देखो प्लस आई ग्रुप याद रखने पड़ते हैं और माइनस आई ग्रुप भी याद रखने पड़ते हैं। तो मैं हर बच्चे को बोलता हूँ कि प्लस आई का रट्टा मार लो और उसके अलावा जो बच गए सारे माइनस आई है। तो प्लस आई का रट्टा मेरी तरह मार के रखना, कैसे? ओ माइनस सी ओ माइनस, सॉरी ऐसे मेरी तरह याद कर रखना, मैं हर बच्चे को ऐसे याद कराता हूँ। ओ माइनस सी ओ माइनस 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है, मिथाइल ड्यूटेरियम H। सब लोग एक बार मेरे साथ बोल के देखो, O माइनस सी ओ माइनस 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री D और H, ऐसा रट्टा मार के देखो। अब कुछ लोगों को 3 डिग्री का मतलब नहीं पता होगा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 3 डिग्री कार्बन का मतलब होता है यदि कार्बन है, यदि 3 कार्बन से जुड़ा है वो, तो उसकी डिग्री होती है 3 बेटा। तो ये ग्रुप भी प्लस आई ग्रुप होता है। 2 डिग्री का मतलब है कि कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 डिग्री से, मतलब 2 कार्बन से, ऐसा ग्रुप आ जाए। 1 डिग्री का मतलब है कि कार्बन एक मिथाइल से जुड़ा हो, बाकी सब जगह हाइड्रोजन से जुड़ा हो। मिथाइल तो मिथाइल है। ड्यूटेरियम होता है बेटा, ड्यूटेरियम होता है हाइड्रोजन का आइसोटोप है 1H2 और हाइड्रोजन। तो ये सारे ग्रुप जो मैंने लिखवाए हैं ये सारे प्लस आई है, ठीक है, ये सारे ग्रुप है प्लस आई। इसके अलावा जो बच गए सारे माइनस आई। तो प्लस आई का रट्टा मार लो, O माइनस सी ओ माइनस 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री मिथाइल D और H, मेरी तरह, समझे? इसके अलावा जो बचेंगे माइनस आई, सवाल में देखेंगे। अब ये यूज कहाँ आता है मैं बताऊंगा भाई, ये तो मैंने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा दिया, इसका यूज क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको कार्बोकैटायन कार्बो एनायन फ्री रेडिकल पढ़ा रहा होगा। लेकिन अभी हम जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसको, इसका एप्लीकेशन क्या है हम थोड़े टाइम के बाद पढ़ेंगे। तो ये भी आप फटाक से लिख लेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। ये सब एक बार मन मन में बोल के देख लेना, O माइनस सी ओ माइनस 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री D और H। डन सर। ओके बेटा, चलिए तो एक इफेक्ट हमने पढ़ लिया। कोई पूछेगा आपसे आज के बाद व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, आप बोलोगे इट इज नथिंग, इट इज द पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्डेड चेन व्हिच इज परमानेंट एंड इट विल डिपेंड अपॉन द कनेक्टिंग एटम, राइट। तो इट कैन बी ऑफ 2 टाइप, either it is plus m or minus m। plus m का मतलब होगा कि we are donating the electron towards the ring, towards the chain, और minus I का मतलब होगा we are extracting the electron from the chain, right। and it is distance dependent and electron never leave its orbital during the inductive effect। इतना आपको दिमाग में होना चाहिए जिससे हमारे पूरे सवाल इस तरीके के जो भी इसका यूज होगा हम कर पाएंगे। नाउ लेट्स फोकस ऑन दी रेजोनेंस। देखो इफेक्ट का नाम है मीजोमेरिक, लेकिन एक कंसेप्ट होता है रेजोनेंस, ठीक है। मीजोमेरिक इफेक्ट होता है, कंसेप्ट रेजोनेंस है, रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है। तो देखिए रेजोनेंस है क्या। अच्छा एक बार बताइए, सबने ना ऐसे देखा होगा, एक बेंजीन का ये स्ट्रक्चर है, बेंजीन तो सबने पढ़ा है भाई जिंदगी में, ऐसा तो कोई बच्चा होगा नहीं जिसने बेंजीन नहीं पढ़ा। Yes, sir. तो देखो ये स्ट्रक्चर ऐसा, ये स्ट्रक्चर ऐसा है, कौन सा सही है इसमें से कौन सा गलत है, कोई पूछे तो क्या आंसर करोगे? सर दोनों सही है। दोनों सही है, Resonance सही बात है। तो फिर लोगों ने सोचा कि फिर का कोई आप में से बोलोगे सर मैं ऐसा बना दूंगा ना तो बहुत ज्यादा सही है ना। तो होता क्या है, जब एक मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं तो इनको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और जो इनका अल्टीमेट हाइब्रिड होता है उसको बोलते हैं अपन रेजोनेंस हाइब्रिड, सही है। अब इसमें ना मजा नहीं आया, मजा क्यों नहीं आया कि सर ये तो आपने बता दिया तो हमने सीखा, लेकिन ये एक्चुअल रेजोनेंस क्या है ये तो आपने बता दिया ना कि रेजोनेंस क्या होता है। जब एक मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर व्हाइल द स्ट्रक्चर व्हिच कंटेन्स ऑल द प्रॉपर्टीज रेजोनेंस हाइब्रिड। अब मैं जाना चाहता हूं एटम के लेवल पे, किसके लेवल पे जाना चाहता हूं मैं?
एटम के लेवल पे। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अब मैं आपको रेजोनेंस का एक्चुअल मीनिंग बताता हूँ। हो सकता है आपको आता भी हो, ये हो सकता है ना आता हो, क्योंकि ये पढ़ने के बाद हमें एक्चुअल पता चल जाएगा कि रेजोनेंस क्या होता है। अच्छा, इस स्ट्रक्चर में लिटा के बना रहा हूँ भाई मैं, मेरी ड्राइंग थोड़ी बेकार ही है, आप लोगों की अच्छी होगी क्योंकि आपके पास बायो है, मेरे पास मैथ थी। मेरे पास बायो होती तो भी मेरी घटिया ही होती। तो देखो एक बात बताओ, मान लो एक ये स्ट्रक्चर है और एक ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, फिर वही बात सवाल, आप बोलोगे सर दोनों सही है, तो मैं देखना चाहता हूं कि यदि ये स्ट्रक्चर है जो दोनों, ये यदि मैं इस स्ट्रक्चर से ये वाला स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा? सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनना। अच्छा, सबको पता है सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है? इतने पढ़े लिखे हैं सब। सिग्मा तो ऐसे बनता है भाई, और पाई कैसे बनता है? ऐसे। सही बात है? यस और नो? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत Yes, बढ़िया। sir. तो हमने कहा यदि मैंने ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे बनाया हुआ था, ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे बनाया हुआ था, सही है, ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, तो ये था कैसे? तो ये स्ट्रक्चर ऐसा होगा, देखो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, सही है। मैं थोड़ी थोड़ी चीजें मिटाऊंगा, या मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा और बड़ा बनाया जाए, इससे आपको समझ में आ जाए। एक सेकंड देना, हम एक रफ पेज ले लेते हैं एंड उस पर थोड़ा सीखते हैं, तो हमें एक्चुअल मीनिंग पता चल जाएगा, तो ज्यादा क्लियर है, राइट। तो देखो एक बात बताओ यार, मान लो कि मेरे पास ये बेंजीन है, इतनी बड़ी बेंजीन बनाई है मैंने आपके लिए। मान लो कि ऐसे पाई बॉन्ड बने हुए हैं, तो ये पाई बॉन्ड बना हुआ है एक बिंदास, फिर यहाँ एक बिंदास पाई बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है यार, और एक बार यहाँ पाई बॉन्ड बना हुआ है ना। इसका स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, विद ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है, कंसेप्ट पे जाना, ठीक। तो वो मैंने बता दिया आपको, घट गया। अच्छा, अब देखो मैं चाहता हूं क्या हूं, देखो मैं क्या कर रहा हूं, मेरी प्रोसेस समझना सब लोग। मैं क्या कर रहा हूं यार, ये वाला बॉन्ड तोड़ रहा हूं। सब सुनना मेरी बात, मैंने क्या किया, ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, ठीक है। और ये बॉन्ड तोड़ के, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो दोनों इसको दे दिए, तो इस पे नेगेटिव आ गया और इससे छीन लिए, इस पे पॉजिटिव लगा दिया। कोई दिक्कत किसी को? वो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ा मैंने, ठीक है, ये बॉन्ड तोड़ा, जो बीच का डबल बॉन्ड था, ये बॉन्ड तोड़ा और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिए, तो इस पे नेगेटिव आ गया, इस पे पॉजिटिव आ गया। कोई दिक्कत किसी को? हाँ या ना? बोल बोल के बताओ जल्दी जल्दी। नो सर। आप देखो मैंने अगले बॉन्ड के साथ भी यही किया भाई। मैंने क्या किया कि इस बॉन्ड को भी तोड़ा, इसको दे दिए सारे इलेक्ट्रॉन, इससे छीन लिए, ठीक है। मैंने इसको भी तोड़ा भाई, मैंने इसको भी तोड़ा और इससे छीन लिए, इसको दे दिए। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने अब ये किया कि अब मैंने इसका और इसका बॉन्ड बना दिया, मैंने इसका और इसका बॉन्ड बना दिया, मैंने इसका और इसका बॉन्ड बना दिया। तो देखो स्ट्रक्चर क्या आ गया, मस्त बात ये है, क्या स्ट्रक्चर आ गया? अब ये स्ट्रक्चर आ गया, लग रहा है कि नहीं लग रहा है सबको? देखो इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर पे आ गए हम। कैसे आए? देखो क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया मैंने। यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे क्या था, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स, उनको उठा के मैंने इधर फेंक दिया। सही बात है? यहाँ के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे उनको उठा के मैंने इधर फेंक दिया। ये बात कितने लोगों को समझ में आती है कि मैंने क्या किया? देखो मैंने क्या किया, एक जगह से पाई इलेक्ट्रॉन उठाए और दूसरी जगह डाल दिए। सही बात है? ये बात सबको समझ में आ रही है? यस या नो बताइए, है ना। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, अल्टीमेटली हो रहा है, इसको बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। समझ रहे हो आप? तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ही कहलाता है रेजोनेंस। कि आप क्या करो, एक जगह से दूसरी जगह पे पाई इलेक्ट्रॉन्स को लेके जा रहे हो, जिसकी वजह से एक ही स्ट्रक्चर के डिफरेंट स्ट्रक्चर जनरेट हो रहे हैं, एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, while the hybrid or mixture of all these structures is resonance hybrid। अभी बात समझ में आई? तो आज के बाद आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज रेजोनेंस, तो सिंपल सी भाषा में रेजोनेंस कुछ नहीं है, इट इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेरी बात समझ रहे हो? यस और नो? डीलोकलाइजेशन का मीनिंग शिफ्ट करना। डीलोकलाइजेशन का मतलब है कि आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, यहां वाले जो इलेक्ट्रॉन थे ना उनको उठा के यहां ले गए, तो यहां वाले जो इलेक्ट्रॉन थे ना, यहां वाले इलेक्ट्रॉन उठा के आपने आगे डाल दी, उनकी पोजीशन चेंज कर। समझे बेटा? जैसे मैं उठ के दूसरी, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूं, मैं यहाँ पे बैठा हूं, यहाँ से उठ के यहाँ चला गया, तो डीलोकलाइजेशन हो गया। समझ रहे हो? डीलोकलाइजेशन करने से मैं इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर पे चला गया। सो अल्टीमेटली मेरा पूरा स्टेटमेंट सुनिए, रेजोनेंस इज नथिंग, इट इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स।
डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन के कारण ही एक स्ट्रक्चर के डिफरेंट स्ट्रक्चर जनरेट होते हैं, एंड दोज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, व्हाइल द मिक्सचर ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर इज रेजोनेंस हाइब्रिड। अभी बात समझ में आई सबको? बताओ, अभी लिखना मत, बस हाँ या ना बताना। अच्छा एक बार बताओ, कोई आपसे पूछे, मान लो एक स्मार्ट क्वेश्चन होता है कि यार इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस में सबसे बड़ा अंतर बताओ, आपसे कोई पूछे तो ना बहुत बकवास आंसर देते हैं लोग, लेकिन आपको वो आंसर देने हैं जो आपका एग्जामिनर सुनना चाहता है। सबसे बड़ा अंतर क्या है पता है? देखो इसमें क्या इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिटल छोड़ रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिटल छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा है? छोड़ तो रही है ना। यस सर। यहाँ वाली ऑर्बिटल को छोड़ के आगे चला गया, तो ये सबसे बड़ा अंतर है। इसमें क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिटल को छोड़ता है, इलेक्ट्रॉन लीव इट्स ऑर्बिटल। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बताओ? ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस में। अभी सबको सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी तो कुछ भी नहीं है, सिमिलैरिटी दोनों परमानेंट है, यदि सुनना चाहते हो। बोथ इफेक्ट्स आर परमानेंट, राइट? मतलब रेजोनेंस भी परमानेंट ही होता है मॉलिक्यूल में, तो यदि आप सिमिलैरिटी पूछोगे तो परमानेंट है, बस आई कैन इतना से। सही है? अभी सबको डेफिनेशन समझ में आई यार? क्लियर है क्या? क्योंकि मुझे सिर्फ यही क्लियर कर रहा था, बाकी तो आप सबको आता भी होगा रेजोनेंस रेजोनेंस, लेकिन ये चीज आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। क्या सेट होनी चाहिए कि भाई जब भी कोई स्ट्रक्चर होता है ना, उसके अंदर जब डीलोकलाइजेशन करते हैं, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाते हैं ना, उसकी वजह से स्ट्रक्चर जनरेट होते हैं। उन्हीं सारे स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर, एंड द स्ट्रक्चर व्हिच इज हाइब्रिड ऑफ ऑल इज रेजोनेंस हाइब्रिड। और सुंदर बात बताता हूं, ये सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल होते हैं। हाइपोथेटिकल का मतलब समझते हैं? काल्पनिक होते हैं। कैसे होते हैं? जो सच में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये करता है नेचर में एग्जिस्ट, इट एग्जिस्ट इन नेचर। फिर आप बोलोगे सर पढ़ते ही क्यों हैं? सही बात नहीं है क्या? है? अब बोलोगे फिर सर पढ़ते ही क्यों हैं? फिर पढ़ते क्यों वो बताएंगे, लेकिन देखो कंसेप्ट कहां से है। देखो रेजोनेंस का ना, रेजोनेंस मतलब रेजोनेंस की फील आती है फिजिक्स से। फिजिक्स में मतलब होता है रेजोनेंस का, जब दो लोगों की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है ना बेटा। जैसे आपने दो स्पीकर कभी साथ में बजाए? यस सर। ऐसा क्या है कभी? जैसे मान लो दोस्त का स्पीकर हो, आजकल का स्पीकर भी कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन हमारे जमाने में नहीं होते थे। मैं हॉस्टल में पढ़ा हूँ, तो हम क्या करते थे कि मेरा स्पीकर हो गया, इसके स्पीकर होगा, सेम गाना सेम टाइम पे बजा देते थे, तो थोड़ी आवाज एनहांस होके आती है। ऐसा प्रैक्टिकल कर सकते हैं, मैंने बहुत किया है जिंदगी में। समझ रहे हो आप? तो इसमें क्या होता है, इस स्पीकर की और इस स्पीकर की फ्रीक्वेंसी जब मैच हो जाती है ना, तो एम्पलीफिकेशन हो जाता है। ठीक है, थोड़ी आवाज क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ऐसा आप करके देख सकते हैं। तो रेजोनेंस होता है जब दो लोग की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है। अब यहाँ पे पता है रेजोनेंस का मतलब क्या है? सोचो, यदि ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर में लगातार कन्वर्ट हो, फटाफट 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 ऐसे कन्वर्ट होने लगे, तो आपको ऐसा नहीं दिखेगा? सोचो, यदि पहला स्ट्रक्चर सेकंड स्ट्रक्चर में बहुत तेज स्पीड से कन्वर्ट होने लगे, तो आपको कुछ ऐसी फील आने लगेगी स्ट्रक्चर की, ये गोला गोला दिखने लगेगा, क्योंकि वो फैलने लगेगा ना। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? जैसे मूवी देखते हो आप, जब मूवी देखने जाते हो तो मूवी क्या पिक्चर्स होती है, मूविंग होती है? किसी को पता है मूवी कैसे होती है? सर बताओ। ये जो आप पिक्चर, हाँ, जो टीवी भी देखते हो आप, वो पिक्चर्स होते हैं, वो इतनी जल्दी 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 आते हैं कि हमें कैसा लगता है, मूविंग है। सही बात है ना? ये सबको पता है ना? अरे समझ रहे हो? ऐसे थोड़ी ना सलमान खान आके नाच रहे स्क्रीन पर, वो तो सच में नहीं होता, पिक्चर्स होते हैं। पिक्चर्स इतने तेज 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 चलते हैं कि हमें मूविंग नजर आता है। तो सिमिलरली यदि ये वाला स्ट्रक्चर, ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में इतना जल्दी जल्दी जल्दी, जैसे मेरा हाथ ही है, मैं बहुत तेज 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 ऐसे करूंगा तो आपको लगेगा मेरा हाथ चारों तरफ है आपकी स्क्रीन पर। यदि मैं ऐसा हाथ हिला रहा हूँ, यदि उसको बहुत तेज करूंगा तो मुझे कैसे दिखेगा? कॉन्टिन्यूअस। तो जब ये स्ट्रक्चर आपस में बहुत तेजी से चेंज होंगे तो मुझे ऐसा नजर आएगा कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये ऐसा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो यार? यस सर। यस सर। अब मैंने आपको रेजोनेंस की प्रैक्टिकल, इमेजिनरी सब तरह की फील देती थी। अब आते हैं कंसेप्ट पर, मतलब नीट पर, सवाल पर। ठीक है, तो सबने लिख लिया होगा आई थिंक। मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्या? एक बार ये सब लिख लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि रेजोनेंस कब करना है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, फिर धीरे धीरे चीजें करेंगे। टाइम बहुत जल्दी खत्म हो जाता है क्लास का, 5:48 हो गए। डीलोकलाइजेशन होती क्यों है सर पाई इलेक्ट्रॉन की वैसे? अभी बताते हैं। एकदम सही सवाल है, एकदम जेन्युइन क्वेश्चन। होती क्यों? पहला आंसर, थोड़ा वेट करना पड़ेगा बस। ठीक है। और सर ये बीच में ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं बेटा, ये ऐसा बनाने का मतलब था हाइब्रिड, ट्रिपल नहीं बेटा। ये
ऐसा मतलब ये ऐसा दिखता है, ऐसा ही बनाते हैं बेटा। ट्रिपल मतलब होता है कि ये इनका मिक्सचर है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है ये, समझी क्या लड़की? ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, एरो बना देता हूँ ले तेरे लिए, पर ऐसा बुक में पढ़ेगी तो ऐसा ही होता है। आगे बढ़ जाऊं मैं? यस सर। अब चलो, अब सबसे पहला सवाल कि रेजोनेंस कब कराते हैं? सही बात है, पहले तो यही पता होना चाहिए ना कि हर मॉलिक्यूल में, दुनिया के हर मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है क्या? तो कंडीशन फॉर रेजोनेंस, कि रेजोनेंस कब होता है, आप ध्यान से सुनिए। तो रेजोनेंस के लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि मॉलिक्यूल जहां पे रेजोनेंस हो रहा है वो प्लेनर होना चाहिए। अब बोलोगे सर प्लेनर कैसे चेक करें? तो या तो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp, या तो होना चाहिए sp2। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? sp की शेप आपको मैंने ही पढ़ाया, लीनियर होती है जो कि एक ही प्लेन में होती है। sp2 ट्रायंगुलर प्लेनर होता है, वो भी प्लेनर ही होता है। अब कार्बन के केस में याद रखना, सिंगल बॉन्डेड कार्बन जो भी रहेंगे, सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन वो हमेशा sp3 रहेगा, याद रखना। डबल बॉन्डेड कार्बन जो रहेगा, डबल बॉन्डेड कार्बन, समझ रहे हो आप? दैट याद रख सकते हो, वो कैसा रहेगा, sp2। ट्रिपल बॉन्डेड रहता है sp, ठीक है, ट्रिपल बॉन्डेड। सर ये एक बार और बता दीजिए क्या चीज बेटा? प्लेनर के बारे में, मैं क्लास लीव हो गई थी। हाँ जी बेटा, मैं कह रहा हूँ कि रेजोनेंस कब होगा, किस मॉलिक्यूल में, भी आपके नीट में आ सकता है कि कंडीशन क्या है कि क्या हर मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है या किसी किसी में होता है। तो किस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा? उस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा जहां प्लेनरिटी होगी, मतलब जहां पे भी आप डीलोकलाइजेशन करा रहे हो ना इलेक्ट्रॉन्स का, वो सारे के सारे एटम्स प्लेनर होने चाहिए। प्लेनर कैसे चेक करोगे? एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन ही होगा तो या तो sp होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। अब sp और sp2 कैसे चेक करोगे? या तो ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए तो डबल बॉन्ड होना चाहिए। क्लियर है बेटा? ठीक है। दूसरी कंडीशन है कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन हो सकता है आपने पहली बार सुना हो, लेकिन कॉन्जुगेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कॉन्जुगेशन होता है बेटा C डबल बॉन्ड C आगे ग्रुप, क्या ग्रुप है बताता हूँ। ऐसी कोई कंडीशन हो जाए C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ऐसी कंडीशन आ जाए C डबल बॉन्ड C, मान लो कोई X एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, C डबल बॉन्ड C X एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाए, C डबल बॉन्ड C X एटम पर फ्री रेडिकल आ जाए, C डबल बॉन्ड C, ठीक है, X एटम पर लोन पेयर आ जाए। इनमें से कोई भी कंडीशन हो, ये 5 की 5 कंडीशंस कॉन्जुगेशन है। ठीक है, अभी आप घबराना मत, मुझे पता है आपको लगेगा कि मैंने क्या पढ़ा दिया है, है ना? अभी मैं बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात, सुनना मेरी बात। जैसे यहाँ पे देखो सब लोग अभी साइड, जैसे कोई पूछे मुझसे कि क्या इस मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन है या नहीं, कोई क्या पूछ रहा है मुझसे, इस मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन है या नहीं है, तो कैसे चेक करोगे? देखो आपने देखा यार C डबल बॉन्ड C आ गया, C डबल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर मुझे डबल बॉन्ड चाहिए। देखो C डबल बॉन्ड C चाहिए, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल चाहिए। क्या ऐसा है क्या इस मॉलिक्यूल में, बताओ, यस या नो? यस सर। है? कैसे लड़की? देख सर यहाँ C पे डबल डबल बॉन्ड C, फिर सिंगल, फिर सिंगल, फिर डबल, है ना बेटा? देख मुझे क्या चाहिए, C डबल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड चाहिए। लेकिन देख यहाँ पे C डबल बॉन्ड C है, फिर सिंगल सिंगल, फिर डबल है। दिख रहा है सबको? यस सर। देखो 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 अभी दिखेगा, देखो यहाँ पे मैंने कहा यहाँ C डबल बॉन्ड C है, फिर सिंगल बॉन्ड आ गया, तो मुझे यहाँ डबल बॉन्ड चाहिए था, लेकिन यहाँ तो नहीं है ना। अच्छा ओके सर। तो इसका आंसर क्या बोलेंगे अपन? नो भाई, इसके अंदर कॉन्जुगेशन नहीं है, तो रेजोनेंस भी नहीं हो सकता। आगे देखते हैं, सुनना मेरी बात, अभी टेंशन मत लेना, धीरे धीरे सब पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं ऐसा मॉलिक्यूल दे दूं, अब देखो क्या इनमें से कोई कंडीशन मैच हो रही है, चेक करो। तो देखो आपने कहा C डबल बॉन्ड C है और अगले एटम पर पॉजिटिव चार्ज है, देखो ये कंडीशन मैच हो रही है, यस C सर। डबल बॉन्ड C, तो इसके अंदर कॉन्जुगेशन है क्या? हाँ जी है, यस, तो रेजोनेंस भी हो सकता है। और देखते हैं, जैसे देखो इसके अंदर कंडीशन मैच हो रही है क्या, चेक करो कॉन्जुगेशन की। C डबल बॉन्ड C अगले एटम पर नेगेटिव चार्ज हो रही है, देखो कंडीशन सेटिस्फाई। यस सर। अभी समझ रहे हो कॉन्जुगेशन का मतलब सब लोग? मतलब इनमें से कोई भी कंडीशन यदि ट्रू हो जाएगी तो उस मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन होगा और रेजोनेंस हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? यस सर। यस। सर ठीक ये है, सेकंड और थर्ड एक बार बता दो। सेकंड थर्ड कौन सा बेटा?
सेकंड वाला, ये वाला एग्जांपल। ट्रायंगल, यस सर, ट्रायंगल और हाँ स्क्वायर। देख बेटा, देख देख देख, ये C डबल बॉन्ड C दिख रहा है तेरे को, तो ये कंडीशन Yes, देख sir. मेरी, ये वाली C डबल बॉन्ड C अगले एटम पर पॉजिटिव चाहिए, तो C डबल बॉन्ड C और अगले एटम पर पॉजिटिव आता हो रहा है, यस सर। ऐसे ही देख C डबल बॉन्ड C अगले एटम पर नेगेटिव चार्ज देखा तो रहा है, समझी लड़की? यस सर, ओके सर। और देख और एग्जांपल भी ले सकते, एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लो ये ले लिया मैंने, इसके अंदर कॉन्जुगेशन दिख रहा है सबको, देखो कैसे, C डबल बॉन्ड C नेक्स्ट एटम पर लोन पेयर दिख रहा है सबको, नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, यस सर। तो इसके अंदर भी कॉन्जुगेशन है। अभी समझ गए, बताओ सब लोग, हाँ या ना? यस सर। सर मुझे बस first समझ नहीं आ रहा, बाकी ये 4 तो आ गए सर। क्या नहीं समझ में आया बेटा? सर ये फर्स्ट वाला। बेटा फर्स्ट में देख, फर्स्ट में देख, देख सुन, अभी समझ में आएगा, एक मिनट। यदि मैं बोलूं ये क्वेश्चन है, अभी लिख लेना सब लोग, एक सेकंड देना, यदि ये, तो इसमें कॉन्जुगेशन है लड़की, क्यों है देख, यहाँ देख C डबल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ये दिख रहा है, ऐसा बताया मैंने, सही है? अब यदि मेरा वाला क्वेश्चन तो ध्यान से देखेगी ना लड़की, तो देखो ऐसा है, बताइए वाली कंडीशन मैच हो रही है क्या, खुद सोच लड़की, कहां गई बता, हो रही है क्या कंडीशन मैच? देख C डबल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, ऐसा थोड़ा ना बोला मैंने, बोला C डबल बॉन्ड C, फिर सिंगल, फिर डबल, समझी क्या लड़की? अच्छा सर समझ आ गया। तो ये कॉन्जुगेशन ही नहीं है ना इसमें, इसमें Yes. कॉन्जुगेशन है, यदि देखना चाहती है तो, सही है? ठीक है, तो रेजोनेंस कहाँ पे होगा, क्या सीखा सबने? रेजोनेंस कहाँ पे होगा, जहाँ पे प्लेनरिटी होगी या कॉन्जुगेशन होगा, समझ गए सब लोग? बताओ। यस सर। यस सर। यदि आपको नीट ऐसा सवाल पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन शो रेजोनेंस, और 4 ऑप्शन दे दे, तो क्या चेक करोगे? कॉन्जुगेशन, समझे सब लोग? ऐसा सवाल आता है नीट में, तो देख लेना किस मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन है और किस मॉलिक्यूल में नहीं है, तो जिसमें नहीं होगा उसमें रेजोनेंस नहीं होगा। सर पहले ठीक है? प्लेनर चेक करेंगे, उसके बाद कॉन्जुगेशन चेक करेंगे ना? हाँ बेटा, प्लेनरिटी चेक कर लेंगे, प्लेनरिटी होती है जहाँ पे कॉन्जुगेशन होता है ना बेटा, देख वो प्लेनरिटी वहां पे होती है, तो उतना लोड नहीं आएगा, तो कॉन्जुगेशन चेक करेगी, आंसर आ जाएगा। ठीक है? सर तो जो आपने ये लिखा है सर, ये हमें याद करना पड़ेगा? क्या चीज? सर ये C डबल बॉन्ड, ये तो बहुत, हाँ तो बच्चों वाली चीजें देख, ऐसे याद कर ले मेरी तरह, एक C डबल बॉन्ड C, आगे ग्रुप लगना चाहिए, कोई ग्रुप, ये ग्रुप क्या क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, लोन पेयर हो सकता है, फिर रेडिकल हो सकता है, हो गया याद? नहीं हो लड़की? एक डबल बॉन्ड हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, लोन पेयर हो सकता है, फ्री रेडिकल हो सकता है, बस खट याद, खत्म। ठीक है, अभी याद कर ले, याद करना नहीं है, क्लास में ही याद करके जाना है, इतना टाइम नहीं, हम घर जाके भूल जाते हैं याद करना, अब तो हम घर में भी है घर। इतना हो गया, आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। यस सर। तो हमें ये पता चल गया, देखो हमें ये पता चल गया कि भाई रेजोनेंस कब करवाना है, पहली बात तो ये पता चल गया रेजोनेंस क्या है, वहां से हमें पता चल गया रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है, वहां से रेजोनेंस हाइब्रिड पता चल गया, और कब करवाना है ये पता चल गया। अब सुनो सीन क्या है, अब एक कंसेप्ट समझाना है, फिर मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा नीट का। तो हमने सीखा कि मान लो यार एक मॉलिक्यूल के बहुत सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, जैसे RS1 है, RS2 है, RS3 है, ऐसे मतलब बहुत सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ये तो सीखा। और इन सब का जो मिक्सचर होता है, इन सब का जो मिक्सचर होता है वो होता है रेजोनेंस हाइब्रिड, यही मैंने पढ़ाया आपको अभी तक। अच्छा एक बात ध्यान से सुनना मेरी, क्या मैं बता रहा हूँ आपको, कि जैसे मान लो यार मेरी क्लास में मान लो 5 बच्चे हैं, मेरी क्लास में मान लो 5 बच्चे हैं, ठीक है, कुछ भी नाम ले लो, है ना, मान लो कि यार मुझे उनमें से कुछ बच्चे पढ़ने वाले और कुछ बच्चे नहीं पढ़ने वाले, है ना, और मान लो कि मैं उस क्लास में एंटर हुआ और मैं पढ़ने वाला बच्चा बनना चाहता हूँ, मेरे को जिंदगी में टारगेट दिया गया कि मुझे पढ़ने वाला बच्चा बनना है, तो मुझे किन बच्चों के साथ रहना पड़ेगा क्लास के, बताओ? जो पढ़ने वाले बच्चे के ये साथ। बात है ना, जाहिर सी बात है, उनके साथ रहूंगा तो ही पढ़ पाऊंगा, नहीं तो जो घूमने वाले रहेंगे तो उनके साथ तो घूमता ही रह जाऊंगा मैं। तो एक बात बताओ, ये आदमी रेजोनेंस हाइब्रिड, ये स्टेबल है भाई, नेचर में एग्जिस्ट करता है ना, तो ये कैसा है, स्टेबल है, और ये इन सब की प्रॉपर्टीज को अपने अंदर रखता है। तो यदि ये स्टेबल है ये, तो किसकी प्रॉपर्टी ज्यादा रखेगा,
जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। सही बात है कि नहीं बात है? समझ रहे हो? देखो क्वेश्चन क्या आता है मैं बताता हूँ। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूट इन रेजोनेंस हाइब्रिड। लिख देता हूं पूरा स्टेटमेंट, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहां से सवाल आ सकता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट इन रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूट इन रेजोनेंस हाइब्रिड अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी, इक्वली नहीं करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी, ऐसा नहीं कि सब लोग इक्वली इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, सब लोग अपनी अपनी प्रॉपर्टी दे देते हैं इक्वल, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एनर्जी के अकॉर्डिंग ये कंट्रीब्यूट करते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड में। कैसे करते हैं? मिनिमम एनर्जी स्ट्रक्चर, अच्छा मिनिमम एनर्जी स्ट्रक्चर का मतलब क्या? स्टेबिलिटी क्या होगी उसकी? ज्यादा। एग्जैक्टली, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो मिनिमम एनर्जी स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट मोर। तो भाई जिसकी एनर्जी सबसे कम रहेगी ना, उसका कंट्रीब्यूशन भी रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या रहेगा? ज्यादा। हाई एनर्जी स्ट्रक्चर, हाई एनर्जी का मतलब क्या है? जो घटिया है। हाई एनर्जी स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट लेस। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो सब लोग? यदि Yes, मान sir. लो ये आदमी ऐसे स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी ज्यादा ले लेगा जिनकी एनर्जी हाई है, तो इसकी खुद की भी एनर्जी हाई हो जाएगी, और यदि इसकी एनर्जी हाई होगी तो फिर ये नेचर में कैसे एडजस्ट करेगा? कर ही नहीं पाएगा, Unstable. अनस्टेबल हो जाएगा, फिर तो पूरी दुनिया गलत हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूट करते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड में, लेकिन वो इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं करते। तो जैसे देख सुनो, मान लो जैसे एक बात सुनना मेरी बात, कि मान लो ये एनर्जी है, यहाँ पे एनर्जी का एक्सेस है, तो मान लेते कि यार RS1 की एनर्जी यहाँ पे है, RS3 की यहाँ पे है, ऐसे रैंडम कुछ भी पता नहीं मुझे, RS2 की यहाँ पे है, RS4 की यहाँ पे है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी सबसे कम होगी एक को, सही बात है। तो यदि मैं देखूं मेरे डायग्राम के हिसाब से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका रहेगा? बताओ मेरे डायग्राम के हिसाब से। 4 वाले स्ट्रक्चर का, 4 वाले की एनर्जी सबसे कम है ना, तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में किसका रहेगा? 4 वाले का। और सबसे कम किसका रहेगा? RS1 वाले का। समझ रहे हो क्या? क्योंकि ये क्या है? मोस्ट स्टेबल RS, ये क्या है बेटा? मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब एक कंसेप्ट और सीखेंगे, मोस्ट स्टेबल और रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच का जो गैप होता है ना, एनर्जी गैप, दैट एनर्जी गैप इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। यार ये कंसेप्ट समझ में आया क्या सबको? बताओ, बताइए। ठीक है, ठीक है। Yes, तो sir. मैंने आपको कुछ नहीं बताया, मैंने सर एक सिंपल बार सी, और समझा हाँ मैं दीजिए। फिर से एक बार बताता हूँ बेटा। मैंने क्या बोला कि आप जब बहुत मान लो एक मॉलिक्यूल के बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उन सबका मिक्सचर ही रेजोनेंस हाइब्रिड रहता है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड में सारे स्ट्रक्चर इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी। तो जो स्ट्रक्चर जिसकी एनर्जी सबसे कम है, मतलब जो सबसे ज्यादा स्टेबल है ना, वो कंट्रीब्यूट ज्यादा करेगा रेजोनेंस हाइब्रिड में। और जिसकी एनर्जी हाई है, ठीक है, जिसकी एनर्जी क्या है? हाई, उसका कंट्रीब्यूशन कम रहेगा। समझ रहे हो? तो मैंने ऐसे एग्जांपल ले लिया कि मैंने बताया 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, मैंने एनर्जी ऐसे ड्रॉ कर दी अपनी मर्जी से कि RS1 की यहाँ कर दी, RS3 की यहाँ पे, 2 की 4 की। तो मेरे डायग्राम के हिसाब से RS4 की एनर्जी सबसे कम है, तो उसका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में सबसे ज्यादा रहेगा। और इस डायग्राम के हिसाब से RS1 की एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो उसका कंट्रीब्यूशन कम रहेगा। मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच का जो भी एनर्जी गैप है, दैट पर्टिकुलर एनर्जी गैप इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। ये अभी समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. तो अभी सवाल क्या आता है? देखो ये तो कंसेप्ट हुआ, सवाल ये आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा स्टेबिलिटी, इन चारों की स्टेबिलिटी कैसे निकालें हम? मान लो एक स्ट्रक्चर के आपको एक स्ट्रक्चर के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गिवन है, और आपसे पूछा जाए बताओ इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है। तो ये सवाल आएगा आपके नीट में। क्या सवाल आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल? उसका आंसर मैं अगली स्लाइड में करूंगा, पहले आप इतना लिख लीजिए। टाइम ही हो गया यार। सर पोलर नॉन पोलर और पोलैरिटी के बीच में क्या डिफरेंस है? बेटा पोलैरिटी इज, यू कैन से, क्वांटिटी व्हिच डिफाइन पोलराइजेशन।
पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड का टाइप होता है, ठीक है। जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है वो पोलर बॉन्ड होता है, जिसमें नहीं होता वो होता है पोलर, मतलब जिसमें होता है वो पोलर, जिसमें नहीं होता वो नॉन पोलर। और पोलैरिटी है क्वांटिटी, समझ रहे हो कि कितना पोलर है। जिसकी पोलैरिटी 0 है वो नॉन पोलर है, समझिएगा लड़की। यस सर। ऐसा होता है ना ईमानदार और बेईमान, और एक ईमानदारी, तो ईमानदारी पोलैरिटी है, समझ रही है लड़की। अब यस जो सर। 0 ईमानदार है इसका मतलब वो बेईमान है। सर एक बार हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए। हाइब्रिडाइजेशन इज नथिंग, इट इज द कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे हाइब्रिड का मतलब है मिक्सिंग, और जो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पे हाइब्रिड होने का मतलब अलग है, यहाँ पे मिक्सिंग है हाइब्रिड होने का। अब बायो वाले हो ना, आपको पता होगा ना, हाइब्रिड नहीं कराते, पेड़ नहीं होते हाइब्रिड, पढ़ा होगा आपने। सर कैंसर। क्रॉसिंग होती है ना, उस हाइब्रिडाइजेशन को तो क्रॉसिंग बोलते हैं। हाँ हाँ एग्जैक्टली, तो यही तो हो रहा है कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है, इन सबको हाइब्रिड करके नया बना दिया। तो जो हाइब्रिड चीज बनती है उसमें दोनों सब चीजों की प्रॉपर्टी होती है जिनसे वो बने हैं, जो इसके पेरेंट है। वो चल रहा है माइक, हाँ एकदम सही समझ रहे हो। वही यहाँ पे हाइब्रिड का मतलब वही है जो आप बायो में पढ़ते, लेकिन जैसे केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा अलग मतलब था उसको। सर हमेशा यही होगा, जिसकी मिनिमम एनर्जी होगी उसकी स्टेबिलिटी हाई होगी। एग्जैक्टली बेटा, केमिस्ट्री का रूल है, जिसकी एनर्जी कम वो ज्यादा स्टेबल, जिसकी एनर्जी हाई वो घटिया। ओके सर। ये लिखा सबने? सर 12th का भी स्टडी कराओगे आप? बेटा मेरे को प्लानर दिया गया है, उस प्लानर में जो भी आता जाएगा मैं सब पढ़ाता जाऊंगा, ठीक है। उसमें बहुत टाइम कम है मेरे पास, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ चीजें आपको डिलीवर करूँ, तो मैं पीछे चल रहा हूँ अभी उस प्लानर से, लेकिन हाँ उसमें जो गिवन होगा मैं पढ़ाता जाऊंगा, ठीक है। सो माय एम इज कि मैं मैक्सिमम चीजें वो प्लानर जो मुझे गिवन है उसके हिसाब से करता जाऊं। सर मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ जी बेटा, एंड में रखे क्या, अभी 6 हुए, मुझे 5 मिनट और पढ़ा दो बस, मैं चाहता हूँ बस एक क्वेश्चन कवर हो जाए, है ना। सबने लिख लिया है, एंड में आपसे बात करके जाऊंगा, पक्का है। ओके चलो सर। परफेक्ट है, परफेक्ट। यस सर। दे देना हाँ जी बेटा। सर, स्क्रीनशॉट दे देना, आप पहले क्वेश्चन करवा लो। हाँ ठीक है, तो देखो अभी मैं आपको एक कंसेप्ट पढ़ाना चाहता हूँ, उसी में से क्वेश्चन आता है नीट में, तो ये है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे चेक करें भाई, हमको तो एक मॉलिक्यूल के 4-5 स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे, तो उनकी स्टेबिलिटी कैसे चेक करें, तो उसके 3 रूल है मेरे पास। तो रूल नंबर 1, ठीक है, तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, द स्ट्रक्चर which have no polarity is more stable। सुनना मेरी बात, जैसे मेरे पास मान लो एक ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, और एक इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। देखो कैसा है, मैं बना के बता रहा हूं कैसे, दिखा रहा हूं मैं आपको कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको इधर फेंक दे रहे हैं अपन, और ये वाला इधर फेंक दे रहे हैं, तो देखो कैसे बन जाएगा ये, आपको समझ में भी आएगा कि मैंने क्या किया है। तो देखो ये वाला पाई बॉन्ड आगे जाएगा तो पाई बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन छीने तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन दिए तो माइनस आ जाएगा। ये सबको समझ में आ रहा है? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये दोनों आपस में क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। मेरी बात समझ रहे हो सब लोग? सबको समझ में आया मैंने क्या किया? देखो पाई इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ पे डाले, इसके यहाँ पे डाले, तो इस कार्बन पे प्लस आएगा, इस कार्बन को दिए माइनस आएगा, पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा। अब मुझे इन दोनों में देखना है, रूल नंबर 1 लगाते हैं सबसे पहले कि देखो पहले स्ट्रक्चर में कोई प्लस माइनस नहीं है, सेकंड स्ट्रक्चर में प्लस माइनस है, तो याद रखेंगे पहला वाला ज्यादा स्टेबल रहेगा सेकंड से, ये पहला रूल है कि द स्ट्रक्चर व्हिच हैव नो पोलैरिटी इज मोर स्टेबल, ठीक है, पहला रूल है ये, ठीक। रूल नंबर 2 क्या कहता है, देखिए सब लोग, तो जब भी कोई क्वेश्चन आएगा उसमें रूल नंबर 1 लगाएंगे, हम देखेंगे कि भाई किस स्ट्रक्चर में प्लस माइनस है और किस स्ट्रक्चर में प्लस माइनस नहीं है। एक सेकंड मुझे बैटरी लगानी पड़ेगी मुझे। हाँ तो देखो, तो पहला रूल क्या है कि मान लो मेरे पास डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है,
तो 5-6 स्ट्रक्चर है जैसे, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा जिसमें प्लस या माइनस नहीं है। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है, देखिए, द स्ट्रक्चर विद कंप्लीट ऑक्टेट इज मोर स्टेबल। तो आप एक बात तो हमेशा याद रखो, जब भी कार्बन पर प्लस आएगा ना, उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट ही रहता है। तो सुनना मेरी बात, अभी मैं आपको इसके साथ साथ छोटे छोटे क्वेश्चन भी करा रहा हूं। जैसे मान लो एक ये स्ट्रक्चर है बेटा, है ना, एक इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर बने कैसे, मैं थोड़ा सा आपको फील दे दूं कि आप ना, इसमें मैंने लोन पेयर को इधर फेंका और इसको इधर फेंका, ऐसे बना ये स्ट्रक्चर। तो देखो इन दोनों में रूल नंबर 1 तो लग नहीं सकता, क्योंकि दोनों में प्लस प्लस है। भाई रूल नंबर 1 तो कब लगता, जब एक में कुछ नहीं होता और एक में होता, लेकिन दोनों में प्लस प्लस है। अब इन दोनों में कंपैरिजन करना है। देखो कार्बन पर प्लस आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट क्या है बेटा, इनकम्प्लीट। तो क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है बेटा, ध्यान से देखो सबको। कैसे देखो, सबको इलेक्ट्रॉन गिनने आते हैं ना, यहाँ देखो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 और यहाँ से 4 मिलेंगे। तो क्लोरीन पे तो 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कार्बन पे 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इस केस में सेकंड स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल रहेगा किससे, फर्स्ट से। ये बात समझ में आ रही है सबको। तो वो उस स्ट्रक्चर को स्टेबल मानेंगे जिसमें कि सब एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो मेरे पास 2 स्ट्रक्चर है, फर्स्ट और सेकंड। हाँ एक बार फर्स्ट वाला बता दो। देखो फर्स्ट वाला क्या बताना है बेटा, फर्स्ट वाले में देखो सबका ऑक्टेट, यदि मैं इसमें ये थोड़े सिंबल्स हटा रहा हूं, बनाना तो आप सीख ही लोगे, एक सेकंड। देखो यदि आप इस स्ट्रक्चर को देखो, तो कार्बन जो है, ये वाला कार्बन, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ना भाई, क्योंकि इसने देखो 2 बॉन्ड बना रखा है, एक हाइड्रोजन है, एक तो प्लस आ रहा है, तो कार्बन ने 3 ही बॉन्ड बनाए होंगे। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ही है यार। तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो वो स्ट्रक्चर स्टेबल रहेगा जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा। तो सेकंड स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल रहेगा किससे, फर्स्ट से। ये क्लियर है अभी सबको। यस सर। लास्ट रूल, बस 3 रूल मैं आपको सिखाना चाहता हूं, फिर मेरी बात खत्म हो जाएगी। रूल 3 बोलता है क्या, इफ चार्ज इज प्रेजेंट, चार्ज इज प्रेजेंट, तो देखो यदि चार्ज आ रहा है तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो होना चाहिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर। क्या मतलब इस चीज का मैं बताता हूं आपको। देखो तो एक तो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, सही है। ये दोनों ना आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, सब लोग ध्यान से देखो, इसका नाम है फर्स्ट, इसका नाम सेकंड। देखो दोनों में ही चार्ज आ रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि ऑक्टेट तो इनकम्प्लीट हो ही नहीं सकता, प्लस ही नहीं आ रहा है। बताओ पहले में कार्बन पर नेगेटिव है, यहाँ पे कार्बन पर नेगेटिव है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, कौन ज्यादा स्टेबल है बताओ, कार्बन पर नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, बताओ। कार्बन ऑक्सीजन बेटा नहीं, नेगेटिव चार्ज तो बेटा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर स्टेबल रहता है ना। बताओ फ्लोरीन माइनस स्टेबल है या कार्बन माइनस स्टेबल है, बताओ। सर फ्लोरीन। सही बात है ना। तो यहाँ पे भी तो ये हो रहा है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेगा उतना ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो कार्बन नेगेटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव में से कौन जीतेगा, ऑक्सीजन नेगेटिव। इसलिए सेकंड किससे ज्यादा स्टेबल रहेगा, फर्स्ट से। तो यदि चार्ज आ रहा है तो नेगेटिव चार्ज आना चाहिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, और पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर। ये बात सबको समझ में आ रही है क्या, सही है। तो सर देखो इसका मतलब short- जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो कम स्टेबल है। बेटा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उस पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल है। तो पहले वाले स्ट्रक्चर में कार्बन पर नेगेटिव है, दूसरे वाले स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पर नेगेटिव है। ऑक्सीजन पर नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है ना कार्बन पे नेगेटिव से, तो सही है। देखो Yes, sir. ऑक्सीजन नेगेटिव और कार्बन नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है। इसका शॉर्टकट क्या है, देखो इसका शॉर्टकट है NOC। एन मतलब क्या है बेटा, न्यूट्रल, मतलब जिसमें चार्ज नहीं होगा वो स्ट्रक्चर स्टेबल है। ओ मतलब क्या है, ऑक्टेट। सी मतलब क्या है, चार्ज। ये शॉर्टकट है इसका। तो जब भी नीट में सवाल आएगा सबसे पहले आप रूल नंबर 1 लगाओगे, उसके बाद रूल नंबर 2 लगाओगे, फिर रूल नंबर 3। ये सीक्वेंस में लगाने हैं आपको, तभी आंसर आएगा। जो भी क्वेश्चन आएगा पहले पहला रूल चेक करोगे,
यदि वो लग रहा है तो वो लगाओगे, नहीं लग रहा तो छोड़ दोगे। फिर सेकंड रूल लगाओगे, वो लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दोगे। फिर तीसरा रूल लगाओगे, फिर आंसर आ ही जाएगा। समझ गए सब लोग? सर यस सर। सर रूल सेकंड में आपने जो ये सेकंड वाला है हाँ हाँ, क्लोरीन, इस पे इधर 6 है, इस पे 7, इस पे 8 लगा रखे हैं लोन पेयर आपने। नहीं बेटा मैंने ऐसे बनाया, मैं यदि ऐसा हो गया तो ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। अभी ऐसा है वो, ठीक है, 3 लोन पेयर है क्लोरीन के पास, और फिर सेकंड वाले स्ट्रक्चर में उस लोन पेयर को नीचे गिराया है मैंने, रेजोनेंस करा है। सही है? हाँ, अब डाउट पूछ लीजिए आपको इसमें, जिसको आ रहा है लिखते जाइए और डाउट पूछते जाइए। हाँ हाँ, और जिसको कुछ पूछना था वो भी पूछता जाए। अभी किसी को कुछ पूछना था मुझसे, वो भी पूछते जाइए, लिखते जाइए, डाउट पूछते जाइए, कुछ और पूछना है पूछते जाइए। सर मुझे ये पूछना है दैट मैंने डिटेल में चैप्टर्स को स्टडी नहीं किया है, तो मुझे हाँ नीट प्रिपेयर करना है, मैं उसको किस तरीके से स्टार्ट करूं? मतलब स्टार्ट तो मैंने कर दिया, लेकिन बहुत हाँ सारी ऐसी चीजें जो मुझे नहीं समझ में आ रही है, हाँ हाँ हाँ, तो तो देखो उनको कैसे उसका कवर? सीधा एक देखो सबसे शॉर्टकट तरीका होता है प्रिपरेशन का, कि तुम प्रीवियस ईयर की बुक उठाओ, ठीक है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो। फॉर एग्जांपल मैंने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया, तो तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग के प्रीवियस ईयर लगा के देखने चाहिए, और तुम्हारा टारगेट होना चाहिए उनसे 80% वो क्वेश्चन सोल्व हो जाए। 100% नहीं होंगे कि हो सकता है बेस ही मजबूत ना हो, तो 80% करना, उसके डाउट पूछने हैं। समझ रहे हो? तो ओके डेविएट नहीं होना। देखो अभी क्या है कि यदि तुम सोचो कि मैं बुक पढ़ के थ्योरी पढ़ पढ़ के निकालूं, तो वैसा नहीं होगा। तो स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क से नहीं काम चलेगा। आपको भी फोकस करना चाहिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आना चाहिए, पहला पॉइंट। जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे होने चाहिए। बस 2 ही चीजें हैं। देखो आपका चेक पॉइंट क्या है, मैं यदि पढ़ा रहा हूँ आपको, और आपको ये चेक करना है कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ और आपको समझ में भी आ रहा है, तो उसका चेक पॉइंट क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बनाओ सेम चीज के। जैसे अब ये जीओसी के नाम से मिलेगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से, है ना। यस इसके क्वेश्चंस बना के देखो, नोमेनक्लेचर के क्वेश्चंस बना के देखो प्रीवियस ईयर। फिर तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, कोई क्वेश्चन समझ में भी नहीं आएगा, उसको मेरे पास लेके आओ कि सर ये वाला क्वेश्चन है, इसको देखो ये ऐसे आया था, फिर मैं और बताऊंगा। ठीक है, तो कम टाइम में हम प्रिपेयर हो सकते हैं। ठीक, यही रास्ता है। अभी ये रास्ता नहीं है कि मैं एक थ्योरी की बुक उठाऊं, पहले पूरी थ्योरी पढूं, तो यार फिर तो 44 चैप्टर है केमिस्ट्री में, खाली केमिस्ट्री में 44 चैप्टर है। ठीक है, तो बायो में तो तुमको पता है कितना सारा है, फिर फिजिक्स भी है, तो इम्पॉसिबल हो जाएगा ना। तो अल्टरनेट तरीका यही है। ठीक है, अब एक सवाल आपके मन में हो सकता है कि क्या सर ऐसा करने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? ये भी तो सवाल आ सकता है आपके मन में कि सर मैं ऐसे करूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। देखो उसका आंसर क्या है, सिलेक्शन होना आपके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं। राइट, ऐसा करने से हो जाता है, ऐसा मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। ठीक है, मैंने कई बच्चों को ऐसे देखा है, उन्होंने 3-3 महीने में नीट निकाला। ठीक है, तो आपके एफर्ट्स ज्यादा होंगे, याद रखना, मेरे से कुछ नहीं होगा। आपके एफर्ट जितने ज्यादा होंगे ना, उतने आप नीट के करीब पहुंचते जाओगे। अब आपके एफर्ट में क्या है, ये भी बहुत पता होना चाहिए। आपके एफर्ट में क्या, आपको प्रीवियस ईयर लगाना है, देखना है किस तरह के क्वेश्चन आ रहा है, आपको मेरे से डिस्कस करना है, सर इस तरह क्वेश्चन आया था, आपने ये नहीं कराया। तो देखो मेरे पास टाइम कम है, तो मैं उस कम टाइम में जितना प्रिसाइज करके पढ़ा सकता हूँ, वो मेरी एक प्रॉब्लम भी है। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं समेटू। ठीक है, तो हो सकता है मुझसे कुछ चीज मिस हो, तो आप वो पॉइंट आउट करो जब आप मुझसे मिल रहे हो। समझ रहे हो? तो प्राइमर गोल क्या होना चाहिए, 31 ईयर की प्रीवियस ईयर बुक आती है, 31 साल के सवाल आते हैं उसमें, वो सारी 2 बार लगा दो। कितनी बार लगानी है आपको? 2 2 टाइम्स। टाइम। सेम फॉर बायो, सर सेम फॉर उसका फिजिक्स, नाम सेम क्या फॉर है बुक केमिस्ट्री। का? बुक का नाम कोई भी बुक जो सस्ती आ रही हो बेटा, प्रीवियस ईयर की किताब, क्या ही फर्क पड़ता है, सर कोई भी सर बुक। बस यही एमकेजीबी बोलना है की कि मतलब प्रीवियस ईयर की बुक। हाँ, प्रीवियस ईयर, नीट के प्रीवियस ईयर लो, कोई भी कंपनी के लो, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, उसमें सवाल होने चाहिए, आंसर के लिए तो मैं बैठा ही हूं ना, आप मुझसे कुछ भी पूछेंगे मैं सही बता दूंगा एकदम। समझ रहे हो? तो बट सर वो एक बार लगानी है आपको, और याद रखना बहुत इफेक्टिवली लगानी है, पागलों की तरह नहीं लगानी है। एक होता है बैठे हुए है, बहुत अटेंटिव होके सोच के अपने बारे में, ये सोच के कि यार डॉक्टर बनना है, मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं होगा। समझ रहे हो आप? ठीक है, यस सर। आपके सेल्फ स्टडी आवर्स आपको लगभग, देखो आपके पास अभी सब कुछ, आप स्कूल भी जाते होगे, है ना, आप ट्यूशन भी जा रहे होगे, आप मुझसे भी पढ़ रहे होगे। ठीक है, अब वो फिर इसके अपार्ट आपके पास टाइम होना चाहिए खुद के सेल्फ स्टडी का, मिनिमम 4 से 5 घंटे। समझ रहे हो? चाहे सोना कम करना पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी के निकलने चाहिए आपके। अब सबका ना उल्टा यही होता है कि सर मेरे पास तो टाइम ही निकल पा रहा। तो देखो हमेशा जिंदगी में 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, ये यार टाइम नहीं निकल पा रहा है, टाइम नहीं निकल पा रहा है, ऐसे बहाने बनाते रहो। लेकिन दूसरा रास्ता क्या है,
टाइम निकाल के उड़ा दो, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे कि नहीं होंगे जो Yes, स्कूल भी sir. जा रहे होंगे, Yes, ट्यूशन भी जा रहे sir. होंगे, उनके सिलेक्शन क्या फिर पूरी दुनिया का सिलेक्शन नहीं होगा क्या? ऐसा तो नहीं होता है, उनमें से भी होता है, तो आप उनमें से बनिए, ठीक है। सर एक बार रूल 2 बता दो। रूल 2 बता देते हैं, बिल्कुल। तो रूल 2 क्या है कि वो स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट होगा, समझ रहे हो हाँ आप? सर, तो मेरा जो ऑक्टेट क्या? ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। तो ये जो कार्बन था ना बीच वाला, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, समझ रही है लड़की? तो कार्बन पे तो ऐसा सोच, कार्बन पे जब भी प्लस आएगा ना उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगा, समझी? वही स्ट्रक्चर घटिया हो जाएगा, ओके सर। समझे? हाँ, तो ये है सीन, ठीक है। सर आपने सेकंड बस ये देखा कि कार्बन स्टेबल है तो ये ज्यादा हाँ, स्टेबल है। घटिया है, मैंने देखा कार्बन प्लस मतलब घटिया, सेकंड हार गया, सेकंड फर्स्ट हार गया, सेकंड जीत गया, एग्जैक्टली यही देखा। आपको भी यही देखना है, ठीक है। यदि दो, हाँ बट सर में क्लोरीन तो पॉजिटिव है। बेटा, फिर भी उस पे देख, पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन चेक कर, देख गिनाओ, देख 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4, 2 यहाँ से आएंगे बेटा, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, 2 यहाँ से आएंगे, हो गए 8 बेटा। यस सर। और कार्बन पे देख बेचारे पे, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6, क्योंकि प्लस लग रहा है, 4 बॉन्ड तो बना नहीं सकता ना। Yes, sir. हाँ, तो ऐसे, तो इतना क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। और किसी को भी कुछ पूछना है? सबने डन कर दिया है, ठीक है। तो आपका गोल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना चाहिए बस। सर और मुझे कुछ? स्क्रीनशॉट लेना था। हाँ जी बेटा, स्क्रीनशॉट लिख लिया कर लड़की, स्क्रीनशॉट मत लिया कर। देखो ये सर नोट्स मैं तो, हाँ बीच में छूट गया। अच्छा अच्छा, मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये नोट्स तो मैं आपको भेजता ही हूँ ना पीडीएफ बना के, है ना। ओके पर आप ये कोशिश करो कि आप लिख लो बेटा, लिखने से ना मेमोरी क्रिएट होती है आपके दिमाग में, बस ये कह रहा हूँ मैं। देखो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है ना, इसका पीडीएफ भी बन जाएगा, वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा, सब हो जाता है आजकल, ठीक है। लेकिन वो सब सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन है आप अपनी क्लास में बैठ के लिखो और उसको समझो, वो एक बेसिक मेथड है सीखने का, उसी से मैं भी सीखा हूं, उसी से आप भी सीखो, समझ लो। तो कोशिश करा करो, लिख लो, कुछ छूट जाए तो नोट्स मिल ही जाएंगे। Okay, sir. यस सर लिख ही रहे थे, वो थोड़ा छूट गया था इसलिए। कोई नहीं, वो तो बढ़िया है, थोड़ा सा स्टार्टिंग का छूट गया, वो नोट्स में से मैं वो कवर आप कर लूंगी। नोट्स में से लिख सकते हो एग्जैक्टली, ठीक है। तो अभी हम डन करेंगे, लगभग मेरा टाइम हो गया, मेरी अगली क्लास भी थी, 5 मिनट ज्यादा होते हैं। बता दो सर मुझे। क्या बोल रहे हो बेटा? सर हम सारी चीजों को मैनेज कैसे, जैसे स्कूल किया फिर ट्यूशन किया फिर आपकी क्लास लड़की, की। अब बताओ, इस सवाल का आंसर है ही नहीं है, मैं सच बताऊं, मैं जब कोई बच्चा मुझसे पूछता है ना तो उसका आंसर तुम्हारे पास ही है, मैं तुमको 10 तरीके बता दूंगा, वो सब मोटिवेशनल लेक्चर होता है जो कभी काम नहीं आता। तुम खुद को कैसे मैनेज करोगे ये दूसरा कैसे बता सकता है कोई? सही बात नहीं है क्या? सही बात है कि नहीं बात है? आपको खुद को निकालना है। देखो आपको ये पता होना चाहिए, आपने टाइम नहीं निकाला तो आपका नीट नहीं होगा, ठीक है। अब कैसे मैनेज करना है यार, मुझे क्या पता, ठीक है। तो क्योंकि मैं बता सकता हूँ ऐसे ऐसे कर लो, टाइम टेबल बना लो, ये कर लो, वो कर लो, कुछ काम नहीं आता यार। मैं बहुत प्रैक्टिकल टाइप का आदमी हूँ, मतलब मैं बहुत प्रैक्टिकल बातें करता हूँ। तो मैं तुमको बता दूं, नहीं टाइम टेबल बना लो, चिपका दो दीवार पे, यहाँ कर दो, कुछ काम नहीं आता जब तक आप खुद के बारे में नहीं सोचोगे। आप सोचो, आपको टाइम निकालना है, सही बात नहीं है क्या? आपका मान लो ड्रीम है कुछ बनना, जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं स्कूल से पढ़ा हूँ बेटा, तो मैं स्कूल से IIT भी निकाला है मैंने, मैं कोचिंग ही नहीं गया कभी, ठीक है। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ आपको, ऐसा मैंने सच में किया है, तो हो जाता है। और मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया है, मैं अकेला नहीं हूँ। सर मेरा आपने आपसे ये, मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप अपने बारे में सोचो, टाइम निकल जाएगा, सही बात नहीं क्या? एक बात बताओ, यदि मेरा ड्रीम है कि मुझे लेट से कि डॉक्टर बनना है, तो एक बात बताओ, अपने ड्रीम के लिए टाइम निकालने के लिए क्या आप किसी दूसरे से पूछोगे? इस सवाल को सोचो आज घर जाके, अपने आप आंसर मिलेगा, खुद टाइम निकालेंगे। अपने आप टाइम निकल जाएगा। मैं कहता रहा हूँ अपने आप टाइम, जब आदमी अपने बारे में सोचता है कुछ भी कर देता है। तो मुझे नहीं पता आप कैसे टाइम निकालोगे, मुझे नहीं पता आप कैसे मैनेज करोगे। मैं तो आपको बता सकता हूँ कि इतना पढ़ना पड़ता है, ठीक है। जो मैंने बताया 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी आर चाहिए। अब आप कहाँ से लाओगे? आप सोओगे नहीं, आप क्या करोगे मुझे नहीं पता यार, वो तो आप, हर आदमी का स्ट्रगल है ना। जब आपके सिलेक्शन हो जाएगा तो आपसे जब कोई बच्चा पूछेगा छोटा कि कैसे नीट निकलता है, तब उसको नहीं बता रहे होगे फटाफट फटाफट कि भाई ऐसे करना पड़ता है, सोना नहीं पड़ता, तब तो आप बिंदास बोलोगे। तो वो आपको ही सोचना है, सही लड़की? यस सर। चलो, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मेरी अगली क्लास है, ठीक है सर हाँ सर होस्ट बना दीजिए हाँ मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ सर। रिकॉर्डिंग। थैंक यू।
ओके देन, थैंक यू, बाय बाय बेटा, फिर मिलते हैं। बाय